हस्बैंड वाइफ का जब भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है मेंटेनेंस। अगर पत्नी का इंटरम मेंटेनेंस नहीं बंधा तो फिर वो केस भी नहीं लड़ेगी, सेटल कर लेगी। और एक हस्बैंड की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को इंटरम मेंटेनेंस नहीं बंधने दे। अगर इंटरम मेंटेनेंस नहीं बंधा तो 100% आपका केस तभी सेटल हो जाएगा। जहाँ 1 रुपये में पहले सेटलमेंट होना था वहाँ आपका 10 पैसे या 5 पैसे में होगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि पत्नी और बच्चे का इंटरम मेंटेनेंस नहीं बंधे। आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर कि अगर कोई पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है अपने और अपने बच्चे के रिगार्डिंग तो उस इंटरम मेंटेनेंस को हम बंधने से कैसे रोकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, वाइफ अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो मेंटेनेंस डिसाइड होता है आपके लास्ट पे जब आपकी जजमेंट होती है, लेकिन जजमेंट आने में लगता है काफ़ी समय। इसलिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए जाते हैं इंटरम मेंटेनेंस की कि ताकि मुझे अभी खर्चा दिया जाए। भाई मेरे बच्चे का जब तक केस चलने में समय लगेगा, पता नहीं कब तक डिसाइड हो, तो कोर्ट भी बांध देती है। तो ये होता है इंटरम मेंटेनेंस। लेकिन इस इंटरम मेंटेनेंस का भी एक बाप है, वो है एड इंटरम। एड इंटरम होता है उसी वक्त फर्स्ट हियरिंग पर। मतलब पत्नी ने केस डाला है, पति जो हस्बैंड उसको नोटिस मिला है, हस्बैंड जैसे ही फर्स्ट हियरिंग पर आता है, अपीयर होता है और उसी वक्त ही उसका मेंटेनेंस बांध दिया जाए। नॉर्मल ऐसा मेंटेनेंस जब बनता है वाइफ के लिए, जब वाइफ बिल्कुल कोर्ट को दिखा दे कि उसके पास खाने पीने को रहने को कुछ भी नहीं है। और नॉर्मली ये चीज़ बनती है बच्चे के लिए कि भाई जो बच्चा है उसके लिए कोर्ट सोचती है कि अभी इसी वक्त ही बांध दूँ और पत्नी का डिसाइड होगा बाद में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बच्चे का इंटरम मेंटेनेंस बंधने से कैसे रोके। उसके बाद फिर बात करेंगे कि पत्नी का इंटरम मेंटेनेंस बंधने से कैसे रोके। देखिए, बच्चे के रिगार्डिंग स्टेचुटरी कोर्ट की ये होती है कि जैसे फर्स्ट हियरिंग है, बच्चा है तो उसका इंटरम मेंटेनेंस बांध दो। नॉर्मल आपके एडवोकेट्स को पता होता है ज़्यादा अच्छी तरह से कि कौन से जज साहब किस तरह के हैं और कौन से अभी बांधेंगे, कौन से पत्नी जब इनकम एफिडेविट फाइल करेगी, अपने अकाउंट स्टेटमेंट देगी, हस्बैंड भी फाइल करेगा, उसके बाद बांधेंगे। तो जहाँ कोर्ट में ये लगे कि इंटरम मेंटेनेंस बंधना ही है तो सबसे पहले एक हस्बैंड को अवॉइड करना चाहिए वो कोर्ट में नहीं जाए। वो कोर्ट में नहीं जाएगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। कोर्ट में जाते ही कोर्ट उससे पूछेगी, हाँ भी कितना कमाते हो, इतना कमाते हो, ठीक है, इतना मेंटेनेंस। 1.5 लाख कमाते हो तो 10,000 का मेंटेनेंस। तो ये चीज़ चलती है। आपके वकील साहब कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी बात को किसी भी प्रकार से घुमा कर कह सकते हैं। पत्नी कह रही है जी हस्बैंड की 1.5 लाख रुपये सैलरी है, आपके लिए मजबूरी होती है लेकिन वकील साहब के लिए मजबूरी नहीं होती है। इसलिए इस पॉइंट को समझिएगा। अगर कहीं भी इंटरम मेंटेनेंस का लगता है कि कोर्ट बांधेगी एड इंटरम बच्चे का, तो वहाँ पर अवॉइड कीजिए। ज़्यादा ज़रूरी है, कोर्ट बुलाए तो जाना है। अब जाना कैसे है? बिल्कुल सिंपल वे में, साधारण रूप से। ये नहीं कि तड़क भड़क के कपड़े पहन के जाओ, एकदम से टिप टॉप बन करके। हमेशा कोर्ट के सामने जाना है तो सिंपल सोवर ही जाना चाहिए। कभी नहीं दिखाना चाहिए कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं अच्छे घर का हूँ। आपकी जॉब है, ठीक है, वो सामने से नज़र आ रहा है आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन आपका जो बिजनेस है, काम धंधा है, उसमें हमेशा ये नज़र आना चाहिए कि घाटा है, नुकसान है, या चल नहीं रहा है, या बंद हो चुका है, या मैं छोड़ चुका हूँ, या पेरेंट्स का था तो पेरेंट्स से अलग हो चुका हूँ और मेरे हालात बेकार हैं, मेरे पास ना खाने को है, ना रहने को है ढंग से, ना ही कपड़े पहनने के लिए है। हमेशा कोर्ट को यही आपको शो करना है। इसलिए बिल्कुल सिंपल वे में जाना है, तड़क भड़क के अच्छे कपड़े पहन कर नहीं जाना। कई लोगों की आदत होती है कि सेंट परफ्यूम लगाकर अच्छे टिप टॉप होकर जाएंगे, नहीं। एक तीसरी बात और भी आती है, कुछ चीज़ें डिपेंड करती है आपके एडवोकेट के ऊपर। नॉर्मली आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप एज ए एडवोकेट, तो कोर्ट भी आपको जानती पहचानती है, तो कोर्ट को भी लगता है कि वकील साहब सही है, इनके पास अगर कोई मैटर आया, अगर मैंने कोई ऐसा ऑर्डर कर दिया तो उसके खिलाफ ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे ऊपर जाने से पहले। तो ऐसे में जहाँ पर आपको भाई ये लगे कि भी मेंटेनेंस का मैटर है, तो वहाँ एडवोकेट भी आपके डिपेंड करते हैं। अच्छे एडवोकेट हैं, सही हैं, रेगुलर अपीयर होते हैं, रेपो अच्छी है, और किसी भी बात के लिए जो उनके साथ गलत हो रही है उसके लिए अड़ जाते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, और कल को ऊपर भी जा सकते हैं, तो कोर्ट वहाँ भी पीछे हटती है कि इंटरम मेंटेनेंस नहीं बांधना है। तो ये फैक्टर है जो आपको यूज़ करने अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। जहाँ कोर्ट में आपको जाना ही पड़े, बुलाना ही पड़े, तो वहाँ हमेशा जाते ही कहना कि जी पत्नी भी कमाती है। कभी नहीं कहना कि वाइफ नहीं कमाती है, हमेशा कहना है। बच्चे की रिगार्डिंग कोर्ट सोचे कि मेंटेनेंस बांधते कि सारा जितना भी खर्चा है हस्बैंड ही उठाएगा। अगर बच्चा छोटा है तो साफ कहना जी वाइफ भी कमाती है और मुझसे ज़्यादा कमाती है। जरूरी नहीं है कि सबूत हो। अब कभी वाइफ ने इनकम एफिडेविट फाइल किया ना अपना, तो मैं भी फाइल करूँगा, मैं सबूत दूंगा ना कोर्ट में, एविडेंस दूंगा। और अगर नहीं फाइल किया है तो आप कहिए जी पत्नी अगर मेंटेनेंस के लिए कह रही है, इनके वकील साहब अगर केस फाइल कर सकते हैं तो पत्नी भी अपना इनकम एफिडेविट फाइल कर सकती थी ना इसके साथ साथ।
पत्नी अकाउंट स्टेटमेंट दे सकती थी ना, उसने क्यों नहीं दी? अगर उसने आपको डॉक्यूमेंट दिए तो उसमें कहाँ लिखे हुए कि उसके कितने बैंक अकाउंट है? क्योंकि नॉर्मल इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। वाइफ नहीं लिखती है कि मेरे कितने बैंक अकाउंट है, हाँ कोर्ट कही स्टेटमेंट दोगी या मैंने स्टेटमेंट अटैच कर दी। अटैच कर दी, भाई अटैच कहाँ है? आपने कोर्ट में लगाई नहीं है, लिखा हुआ है, अटैच नहीं की हुई है। तो वे पॉइंट आपको दिखाने चाहिए कि जब पत्नी छुपा रही है अपनी इनकम, ये कमाती है जी। अब अगर कोई जॉब करता है तो सामने, बिजनेस करता है तो सामने है। अगर कोई कुछ नहीं करता हो तो पत्नी कोचिंग सेंटर चलाती है, सिलाई सेंटर चलाती है, घर में भी चलाती थी, वहाँ अपने मायके में भी चला रही है। ऐसा बोल देना है बेझिझक, साफ स्पष्ट। जहाँ कोर्ट को 10,000 बांधना है वहाँ आपके लिए आधा आधा करके सोच करके 5,000 कर देगी। जहाँ कोर्ट को 4,000 करना है वहाँ 2,000 कर देगी। आइडेंटिटी में अगर बंधना तो कम बंधेगा, वरना बंधेगा ही नहीं। तो ये ट्रिक आपको यूज़ करनी है, आपको बोलना ही बोलना है, अपने मुंह से कहना ही कहना है। और इससे भी बड़ी बात जो सबसे मेन, जब भी कोर्ट आपसे पूछे हाँ भी क्या प्रॉब्लम है, साफ स्पष्ट कहना है कि पत्नी गलत है। ये नहीं सिर्फ लड़ती झगड़ती है, और भी तरीके से परेशान करती है, फ़ोन पे लड़कों से बातें करती है। मैं कहता हूँ तो मेरे ऊपर चिल्ला कर आती है, बिना बताए मिलने चली जाती है, मेरा जीना हराम करके रखा हुआ, परेशान करके रखा हुआ, सुसाइडल थॉट आते हैं मेरे को। ये बातें आपको कहनी है। ये कुछ लाइनें तो आप एकदम से रट लीजिए कि आपको बोलनी ही बोलनी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो समझ लीजिए आपका आइडेंटिटी मेंटेनेंस बच्चे के रिगार्डिंग उसी वक्त ही बन जाएगा। अगर बच्चा नहीं है तो पत्नी का भी बन जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है या उसको कम करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी है। तो इन पॉइंटों को आपको बोलना ही बोलना, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो एक चीज़ और भी इसमें है कि वाइफ के रिगार्डिंग हस्बैंड ये भी कहने से डरते हैं, दबते हैं कि भी मेरी पत्नी अडल्ट्री में है। उनके मुंह सिल जाते हैं। वे सोचते हैं कि पत्नी की अडल्ट्री के बारे में बोलूँगा तो कल को लोग समझेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ। भाई कोर्ट रूम में कौन देख रहा है? आप कौन से कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर हो, कोई नेता हो कि दुनिया के बारे में, आपके बारे में जाकर दुनिया में बताया जाएगा? अब सिंपल सी, वहाँ 4 लोग खड़े हैं, वे आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, बोल दो साफ स्पष्ट। लेकिन उनके मुंह से ले रहते हैं। बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। कोई गलत चीज़ें तो बताओ, बोलो और एविडेंस लगाओ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चे के रिगार्डिंग, ताकि उसी वक्त जब कोर्ट देखे वाइफ अडल्ट्री में है, गड़बड़ है और गलत है, तो ऐसे में इसको क्यों रिलीफ दूँ, उनके मन में ये आना चाहिए। कोर्ट कोई मशीन नहीं बैठी हुई है कि उसके अंदर जो चीज़ डलेगी उस हिसाब से चीज़ बाहर आएगी। इंसान है, दिमाग है, बुद्धि है और साथ में सेंसिंग भी है। तो उसके हिसाब से आपको बात कहनी है। इसके अलावा अगर कोर्ट फिर भी आपको ये कहे कि नहीं, बच्चे के रिगार्डिंग तुमको मेंटेनेंस बांधना ही है, हम बच्चे के रिगार्डिंग तो मेंटेनेंस देंगे ही देंगे, तो ऐसे में आपको दिखाना कि मेरे ऊपर और लोग भी डिपेंडेंट हैं। अकेली मेरे ये नहीं है कि मेरी वाइफ और बच्चा ही है या बच्चे के रिगार्डिंग जा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे लोन भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे उनका भी खर्चा उठाना होता है। ये नहीं है कि मेरे पास सैलरी है तो इनकम आ रही है। भाई मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, या मेरी कोई जिम्मेदारी है, मैंने कोई लोन लिया हुआ है, तो आपको उन चीज़ों के रिगार्डिंग भी बात कहनी है और इस तरह से कह के एडिटिव को रोकना है। अब ये था एडिटिव का फंडा कि एडिटिव मेंटेनेंस कैसे रोका जाएगा, वो भी बच्चे के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं वाइफ के रिगार्डिंग। अब वाइफ है, वाइफ ने अगर केस फाइल किया है और वाइफ कह रही है कि मुझे एडिटिव मिलना चाहिए। सबसे पहले वाइफ कहेगी मुझे, मेरे पास बिल्कुल भी खाने पीने को कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल भूखी मर रही हूँ, जैसे कुछ भी नहीं है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको कहना भी अच्छे भले घर से हैं, पेरेंट्स के पास रह रही है, कोई रेंट नहीं देना, कोई किराया देना, बिल्कुल झूठ बोल रही है साफ स्पष्ट। अगर ये इतनी सच्ची है, इतनी अच्छी है, भाई अगर ये बात कह रही है कि मुझे बिल्कुल खाने को नहीं, तो इसने वकील साहब तो किए हुए हैं, इन्होंने प्राइवेट एडवोकेट क्यों किए, इन्होंने लीगल एड का फ्री का एडवोकेट क्यों नहीं लिया, ये भी तो किए हुए हैं ना पैसों से। इनके लिए पैसे कहाँ से आ गए? अगर बिल्कुल पैसा नहीं होता ना तो लीगल एड में फ्री का एडवोकेट लिया होता। इसके अलावा इनकम एफिडेविट फाइल नहीं किया, या इनकम एफिडेविट फाइल किया हुआ तो अकाउंट स्टेटमेंट नहीं लगाई, वे क्यों नहीं लगाई? अगर मेंटेनेंस लेने का आपको शौक है, आपको अगर पैसा चाहिए कोर्ट में, तो कम से कम पेपर तो पूरे लगाइए। आप कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट से छुपा रहे हैं चीज़ों को, मतलब आप कोर्ट को तो बेवकूफ़ बना रहे हो और यहाँ करके फिर झूठ बोल रहे हो। तो जज साहब इसकी बातों में बिल्कुल ना आए। इन्हीं चीज़ों से पता लग रहा है कि औरत कितनी चालाक है। ये देखिए इन्होंने इन पेपरों में घपला किया हुआ, या पेपर नहीं लगाया हुआ, इन पेपरों को लगाने में क्या समस्या थी? तो इस तरह से कोर्ट को आपको कन्विंस करना है। इसके अलावा जब भी कोई एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन हो, उसमें वाइफ की जितनी भी कोई अडल्ट्री है या फिर उसके कोई ऐसे रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई फोटो है, कोई ऑडियो है, कोई चैट है, बिल्कुल लगा दीजिए। वो उसी वक्त आपको लगाने हैं। एंट्री मेंटेनेंस रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में जब भी वाइफ और बच्चे की एंट्री मेंटेनेंस का मुद्दा है, तो सेक्शन 144 का सब क्लोज 4 BNSS
और अगर 125 का केस आपका चला तो उसका भी सब क्लोज 4 CRPC आपको जरूर यूज करना है। ये एक अकेला सेक्शन है जो कि हस्बैंड को सपोर्ट करता है इस चीज़ में। ये 3 बातें कहता है कि वाइफ अगर अडल्ट्री में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, वाइफ अगर अपनी मर्जी से अलग रहती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही अपनी मर्जी से अलग रहते हैं तो उनको तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको ये दिखाना है कि वाइफ अडल्ट्री में तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में कोर्ट आपको एक नॉर्मल बात कही कि इसको बाद में डिसाइड करेंगे जब फाइनल में, तो आपको भी कहना चाहिए फिर इंटरिम मेंटेनेंस को भी बाद में डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आप आज मेंटेनेंस बांध देते हैं, कल को ये साबित हो गया कि पत्नी अडल्ट्री में है और मेरा मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, तो ऐसे में फिर इस पैसे की रिकवरी की मैं कैसे करूँगा। अगर इसको ज़्यादा जल्दी है या अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, गवाही करा लीजिए, अभी गवाही पे लगा दीजिए, नेक्स्ट डेट पे ये अपना एविडेंस दे देगी या अभी बीच में दे दे और मैं नेक्स्ट डेट पे इसका क्रॉस कर देता हूँ, उसके बाद मेरी गवाही हो जाएगी, 4 डेट में केस खत्म। सिंपल सी आप ये बात भी कोर्ट में कह सकते हैं। देखिए, तर्क देने जरूरी है, कोर्ट को भी दबाना जरूरी है और सामने वाली पार्टी के एडवोकेट को भी दबाना जरूरी है। आपके पास सवालों का जवाब होना चाहिए, सामने वाला कुछ बोल ना सके, कुछ तर्क दे ना सके, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बात कह दी और आपके वकील या आप चुप हो जाए। चुप नहीं रहना है, हर बात की जवाब होना चाहिए, हर बात की काट होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसा मुद्दा हो तो इस सेक्शन को जरूर यूज करना है। अपना जो भी रिप्लाई होगा आपका इंटरिम मेंटेनेंस का या फिर जो इनकम एफिडेविट होगा उसमें ये प्रूफ और ये लाइनें जरूर आपकी जाएगी। इसके अलावा अगर पत्नी ने कहीं झूठ बोला है, कोई इनकम एफिडेविट झूठ दिया है, मतलब कि झूठा दिया, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी कही है, लिखी गई है जिससे साबित होता है कि वो गलत कह रही है इनकम के रिगार्डिंग। पत्नी कहती है मैं नहीं कमाती, आपको पता है कि भी वो कमा रही है, कहीं जॉब कर रही है, उसके फोटोग्राफ है या कोई अकाउंट स्टेटमेंट है आपके पास या कोई ऐसा एविडेंस है आपके पास, तो उसको कोर्ट में जरूर लगाएं। और साथ में 379 BNSS और अगर 125 का केस किया हुआ पुराने वाला केस चल रहा है तो सेक्शन 340 CRPC, इसकी एप्लीकेशन आपको जरूर लगा देनी है। पत्नी के इनकम एफिडेविट फाइल करते ही लगा दीजिए, मैटर वहीं अटक जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस बंदेगा ही नहीं। आप ये कहना चाहिए पहले मेरी एप्लीकेशन डिसाइड कीजिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, साथ में जजमेंट भी दी हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और भी कई जजमेंट है जो कहती है पहले सेक्शन 340 CRPC और न्यू सेक्शन 379 BNSS पहले ये डिसाइड होगा, इसके बाद आगे केस चलेगा। कोर्ट अगर उसको अवॉइड भी करे कि ठीक है नहीं मैं ऐसे नहीं भी पहले मेंटेनेंस करेंगे, तो आप इन चीज़ों से उनको दबा सकते हैं कि भी पहले ये चीज़ डिसाइड होगी। अब उसमें वो चीज़ डिसाइड हो ना हो लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस तो डिसाइड नहीं होगा। ये बात तो आपकी 99% तो हो ही जाती है सच, कि अगर कोर्ट जरूरी नहीं है कि 340 में या 379 में उसको सजा दे, उसको बाद में डिसाइड करे, लेकिन यह भी है कि इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बांधेगी, तो इस तरह से इंटरिम मेंटेनेंस आपका बच जाता है। तो आपको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल करके ये एप्लीकेशन आपको लगानी ही लगानी है। मतलब कि आप रिप्लाई बाद में दीजिए, पहले एप्लीकेशन लगा दीजिए। जैसे ही वाइफ ने अपनी पेटिशन फाइल की, उसमें इनकम एफिडेविट फाइल किया, अपनी स्टेटमेंट लगाई ना लगाई, उसने बैंक ही इनकम एफिडेविट फाइल कर दिया, सीधा लगा दीजिए। इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 94 और पुराना केस है तो 91। ये होती है कोई भी डॉक्यूमेंट मंगाने की। पत्नी ने सपोज कीजिए इनकम एफिडेविट फाइल किया और उसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई है, या फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न भरती थी वो नहीं उसने लगाई है, तो आप ये एप्लीकेशन लगा कर भी उनको मंगवा सकते हैं। आप कहते हैं जी रजनी वसी नेहा की जो जजमेंट है वो क्लियर कहती है कि 3 साल तक का सारा रिकॉर्ड लगेगा, इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है। अब कोर्ट को मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन मैंने दी है और कोर्ट के रिकॉर्ड मंगवाए, उससे भी मैटर अटक जाएगा। तो ये चीज़ें जो आपको करनी करनी है, मतलब कि 94 की एप्लीकेशन कहीं भी आपको लगता है कुछ भी गड़बड़ है लगा दीजिए। पत्नी ने कोई झूठ बोला है कि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ से जी मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए, ये एप्लीकेशन है, इसका सच तो सामने आना चाहिए ना, तो मैटर अटक जाएगा। फिर कोर्ट कहेगी यार वहाँ से आएगी चीज़ें, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे में जी फिर आगे बढ़ा दीजिए, इंटरिम को बाद में देख लेंगे, जब तक ये चीज़ें हैं तब तक एविडेंस पे लगा दीजिए, गवाही करा लेते हैं। क्योंकि पत्नियाँ डरती हैं केस कंप्लीट ना हो, उनको सिर्फ चाहिए कि एक बार मेंटेनेंस मिल जाए, इसके बाद मैं केस को लंबा खींचूँ, और बाद में होगा भी ऐसे ही। केस में क्या चलेगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन, पत्नी की एग्जीक्यूशन आ रही है, हम पेमेंट दे रहे हैं, सिर्फ वही गेम चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा, कभी गवाही नहीं होगी। आप पड़े रहिए ऐसे ही, 4-5 साल ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना। अतुल सुभाष का केस अगर देखें तो उसके केस में क्या था, कोई एविडेंस नहीं हो रही थी, सिर्फ क्या था एग्जीक्यूशन, पैसा दिए जाओ, बच्चे का, वाइफ का, इन्हीं की चीज़ को रिगार्डिंग। जब भी आर्गूमेंट होगी एग्जीक्यूशन पर होगी, कितना पेंडिंग था कितना नहीं था उस पर 1-1 घंटा चल जाएगा, लेकिन आपकी गवाही का नंबर नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन चीज़ों से बचना है, इस जाल में नहीं फंसना, इस कीचड़ में नहीं जाना है, आपको इंटरिम बंधने नहीं देना।
पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए कि इंटीरिम मेंटेनेंस नहीं बंदे। हर लो, हर पॉइंट, हर एप्लीकेशन, कुछ भी लगानी हो लगा दीजिए। अगर इससे बच गए तो समझ लीजिए केस जीत गए आप। इसके अलावा कुछ चीज़ों को और भी ध्यान रखना है। जैसे भी आपने इनकम टैक्स फाइल किया तो हम आपके नाम कोई व्हीकल नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि मेरे पास तो व्हीकल ही नहीं है, मैं तो बेचारा अपना ऐसे ही काम चला रहा हूँ। लोन ले लीजिए, कोशिश कीजिए लोन होम लोन ले। देखिए उसके रिगार्डिंग जजमेंट भी है कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो आप अपने घर के लिए ले रहे हैं, एक फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, तो वो लोन आपका कंसीडर किया जाएगा, उसकी जो पेमेंट होगी उसको भी कट किया जाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स हैं उनको डिपेंडेंट दिखाएं। अगर आपको लगता है कि भी पेरेंट्स की तरफ से बात नहीं बनेगी या मेरी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट आती है इनकम और जस्सा भी थोड़े सख्त हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से भी अपने ऊपर केस करवा सकते हैं मेंटेनेंस का, सेक्शन 144 BNSS में, कि पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर केस करें। नॉर्मली ऐसा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जब आप डिफेंस में हो, क्योंकि डिफेंस में बहुत ज़्यादा पंगा पड़ता है। वहाँ क्या है कि पत्नियों को कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं डिफेंस से मेंटेनेंस बन जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स से कहिए कि डिफेंस में जाए, वहाँ पर कहीं एप्लीकेशन लगाए, मेंटेनेंस बंधवाए। नई बात बन रही है तो कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस बंधवा ले, ताकि पत्नी को कम से कम मिले। 33% तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो चीज़ों के रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत आपकी रंग भी लाएगी। नेक्स्ट है डिवोर्स केस। देखिए कोशिश कीजिए कि अगर मेंटेनेंस का केस वाइफ ने डाला हुआ है तो हम उसी टाइम उसी समय डिवोर्स का केस नहीं डालें, मेंटेनेंस डिसाइड होने के बाद डालें। मतलब इंटीरिम मेंटेनेंस मेन नहीं है, मेन तो केस लंबा चलेगा। इंटीरिम मेंटेनेंस डिसाइड होने के बाद आपको डिवोर्स का केस डालना है। अगर आपने डिवोर्स केस डाला है तो उसका इंपैक्ट गलत जाता है। नॉर्मल ये सोचा जाता है कि हस्बैंड को डिवोर्स चाहिए, मतलब इसको शादी करनी है, पत्नी को छोड़ना, इसने इसके जीवन बर्बाद कर दिया, इसके ऊपर तो फिर मेंटेनेंस होना चाहिए। तो वो मेंटेनेंस बनता ही बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटीरिम मेंटेनेंस नहीं बंधे तो कोशिश कीजिए, अगर आपने डिवोर्स केस नहीं डाला है तो आप इंटीरिम मेंटेनेंस बंधने के बाद ही डालें, वरना आपका इंटीरिम मेंटेनेंस भी ज़्यादा बंधेगा। अगर आपने डिवोर्स नहीं डाला है तो हो सकता है कि इंटीरिम मेंटेनेंस नहीं बंधे, फिर आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं अपने डिवोर्स केस में, देखिए मेंटेनेंस मेरा नहीं बंधा है। तो ऐसे में इंटीरिम नहीं चलेगा, सिर्फ उसके जो आने जाने खर्चा वो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बच जाते हैं। कभी भी कोर्ट में आपको ये नहीं कहना कि पत्नी नहीं कमाती है, पत्नी कमाती है, हमेशा कोर्ट में ये बात कही है। नॉर्मली आज के समय में आपने देखा होगा मोस्टली लेडीज़ कामकाजी है, सभी कुछ ना कुछ काम करके कमाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया कि आपको भी दिखाना है, कोचिंग सेंटर है, सिलाई सेंटर, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के रिगार्डिंग। अब इसमें बहुत सारी बातें और भी ऐसी होती हैं जो कि खुलकर वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं, मैं उनको ऐसे कह भी नहीं सकता हूँ, शोभा भी नहीं देती है। मतलब प्रैक्टिकल शोभा देता है, लेकिन अगर ऐसे वीडियो बताते तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो वो मैं यहाँ जिक्र नहीं छेड़ रहा हूँ, उसके लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपसे मैं बात करके उस चीज़ के बारे में आपको जो खुलासा वो कर सकूँ। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि वाइफ अगर भाई कुछ काम कर रही है, कुछ अगर आपके पास ऐसी एविडेंस है, चीज़ें हैं, तो कोर्ट में लगाइए। नहीं है तो आप उसके रिगार्डिंग भी वाइफ का, कुछ लोग हैं जैसे कि भाई डिटेक्टिव एजेंसियाँ होती हैं, वे आपको CDR दे सकती हैं, पत्नी की इनकम टैक्स रिटर्न दे सकती है, अकाउंट स्टेटमेंट दे सकती हैं। उनके रिगार्डिंग पता लग जाता है कि पत्नी झूठ बोल रही है, यहाँ पर कहाँ पर क्या काम कर रही है। देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर कोई आप CDR निकालते हैं, जैसे कि कॉल डिटेल बोलते हैं जिसको, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाती है। एक तो मैसेज आ जाते हैं, मैसेज से ये पता लग जाता है कि सामने वाले ने कौन से बैंक अकाउंट खोले हुए हैं या फिर वो किससे बातें करता है। अडल्टी भी आ जाती है, बैंक अकाउंट भी आ जाते हैं, कहीं होटल में गए हैं, कहीं कोई पेमेंट की है वो आ जाता है। इसके अलावा लोकेशन आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है। यानी खुलासा हो जाता है कि वाइफ अडल्टी में है, वाइफ कमा रही है, किस जगह जाती है काम करने के लिए, किस जगह नहीं जा रही है। इसके अलावा कौन से बैंक यूज़ कर रही है, किन चीज़ों के मैसेज आ रहे हैं। तो मैसेज से पता लग जाता है कि भाई इस बैंक के मैसेज है, मतलब इस बैंक में इसने अकाउंट खोला हुआ है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भी निकाली जा सकती है। एजेंसियाँ बहुत सारे काम कर देती हैं, उसके लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वे आपको ऐसी एजेंसियों से मिलवा देंगे, आपके काम ईजी हो जाएंगे इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अब दोस्तों अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी कोर्ट ने अगर आपका इंटीरिम मेंटेनेंस बांध दिया तो आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग ऊपर जाना है। ऊपर फाइल जाएगी, अटकी रहेगी, नीचे से फाइल ऊपर आएगी तो उससे मैटर अटक जाएगा। पत्नी को आपको परेशान करना है ताकि वो परेशान हो, दुखी हो और सेंडर करे और सेटलमेंट करे, उसको टेबल पर लेकर आना है। वो टेबल पर आएगी तभी आपका मैटर सेटल होगा और तभी आप आगे बढ़ेंगे और तभी आपका डिवोर्स होगा या फिर आपका घर बसेगा। जो भी कुछ होना है तभी होगा, लेकिन जो उसको चाहिए, जो उसकी इच्छा है वो उसको नहीं देनी है। ये लीगल पॉइंट आपको यूज़ करने हैं। अब अगर कहीं आपका इंटीरिम मेंटेनेंस बन गया, इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं से एविडेंस आ जाती है कि भाई वाइफ कमा रही है या कोई इनकम है या कोई प्रॉपर्टी है या कोई और भी चीज़ है,
तो भी उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगानी है। एंट्री मेंटेनेंस में किसी भी स्टेज पर अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लग सकती है कि मेंटेनेंस खत्म किया जाए। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा पॉइंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो, उसको ला करके अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा दीजिए। जैसे कि सेक्शन 125 का केस है तो 127 लगाना है। ऐसे ही 144 का अगर BNS का केस डाला हुआ है, ऐसे में आपको 146 की एप्लीकेशन लगाकर अमेंडमेंट करनी है। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो आपको सेक्शन 25 सब क्लोज 2 की एप्लीकेशन लगाकर अमेंडमेंट करनी है। तो इस प्रकार से आप अपने एंट्री मेंटेनेंस के केस में अमेंडमेंट कर सकते हैं। मतलब कि आपको ये कोर्ट में दिखाना है कि भी इस केस के जो पहले सर्कमस्टांसिस थे वे चेंज हो चुके हैं, अब बदल चुके हैं, मेरे पास एविडेंस है, पत्नी कमाती इसने झूठ बोला था, और इसके रिगार्डिंग आप ये एप्लीकेशन लगा करके अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी आपके खिलाफ अगर कुछ ऐसा ऑर्डर होता है या फिर आपको लगता है कि ऑर्डर में कुछ ऐसा गलत है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, और कल को अगर कोई एविडेंस आ जाए तो आप उसमें अमेंडमेंट की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है कि दादालाई प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि हस्बैंड के पास होती है तो वाइफ के पास भी होती है, उसके भी दादा होते हैं, परदादा होते हैं, उनकी भी ज़मीन हो सकती है, हक उसमें उस ज़मीन में भी उसका होता है। तो आपको उस पॉइंट को भी रखना है कि पत्नी अमीर है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसका शेयर है, इन चीज़ों में है, और उन पॉइंटों को भी आपको दिखा करके मेंटेनेंस को रोकना है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ वाइफ रहती है उस जगह आपको जा करके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट निकलवाने पड़ेंगे, जैसे फ़र्द होती है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उनको निकलवा कर कोर्ट के सामने रखना कि दादालाई प्रॉपर्टी है, इसमें इसका भी शेयर है। एक तरफ तो मैडम कह रही है कि भी मेरे को मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मेरे को मेंटेनेंस चाहिए पति से, और दूसरी तरफ अपने घर वालों को मना करिए कि मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, उनको तो वो फ्री में छोड़ रही है। मतलब जो उसका हक है, जो उसके पास है, वो इतनी अमीर है, उसमें तो हिस्सा ले नहीं रही है उन चीज़ों में, और यहाँ मुझसे कह रही है कि मुझे हर महीने खर्चा चाहिए। भाई लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, उसको देखे ना, उसको बेच ले, पैसा ही पैसा है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको बात अपनी कहनी है और करनी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ एंट्री मेंटेनेंस का मैटर आपको समझ में आया होगा, क्या क्या चीज़ें लीगल पॉइंट आपको यूज़ करने हैं वाइफ के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।